तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिज्म के चैप्टर नंबर 228 के बारे में। और अगर आपको एनिमेज और मानवास का एक्सप्लेनेशन देखना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जैक और डैनियल जिन दो बंदों से फाइट कर रहे होते हैं जो हॉस्टल गैंग के अंकल्स होते हैं। अभी ये दोनों के दोनों अंकल जमीन में पड़े हुए होते हैं जैक और डैनियल के सामने, यानी कि ये दोनों जैक और डैनियल से हार चुके होते हैं। भले ही ये दोनों भी काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन जैक और डैनियल के सामने ये कुछ भी नहीं। इसके बाद जैक कहता है, तो अब वक्त है हिसाब चुकता करने का। तुम ही वो लोग हो ना जिसने मीरा और बाकी लड़कियों की फेक फोटोज इंटरनेट पे अपलोड करी थी। लेकिन चक और चक के साथ का बंदा अभी भी डैनियल और जैक को बहुत ही ज्यादा घूर के गुस्से में देख रहे होते हैं। जो जैक होता है वो कहता है, अबे साले, क्या तू दोबारा से मार खाना चाहता है? क्या तू चाहता है हम दोबारा से फाइट करें? तुम दोनों भी वैसे काफी ज्यादा ताकतवर हो। और ये जो दोनों अंकल होते हैं अभी भी अपने मन में सोच रहे होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हमें किसी भी हाल में इनसे जीतना है। उस इंसान ने हमारे ऊपर अपना भरोसा दिखाया है, हम इन लोगों से हार नहीं सकते। इसके बाद ये दोनों के दोनों जैक और डैनियल को कहते हैं, जिस वक्त हमें मैसेज आया था FR, उसी वक्त यह जगह एक मीटिंग पॉइंट बन गई थी हमारी गैंग्स के सारे डैड्स की। इसके बाद चक कहता है, हम दोनों ने जब भी किसी से फाइट करी है तो हमने ये नहीं देखा कि हमारे सामने कितने बंदे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे सामने 2 बंदे हैं या 12 बंदे, लेकिन अभी हमारी गैंग के सारे बंदे यहाँ पे आने वाले हैं। तो क्या तुम दोनों को बहुत सारे बंदों से साथ में फाइट करने में डर लगता है? चक अपने बंदों को आवाज मारते हुए कहता है, तो अब तुम सारे के सारे बाहर आ सकते हो, इन लोगों की चटनी बना दो। लेकिन 5-10 सेकंड तक इंतजार करने के बाद भी यहाँ पे कोई नहीं आता। ये दोनों अपने मन में सोचते हैं, आखिर कोई आ क्यों नहीं रहा है? और अभी हम देखते हैं जितने भी बंदों का ये दोनों इंतजार कर रहे होते हैं वो जमीन में पड़े करहा रहे होते हैं। ये लोग बोल रहे होते हैं, मेरी टांग, और इनमें से कोई खून की उल्टियां कर रहा होता है। और तभी यहाँ पे इनके साथ के 3-4 बंदे और आते हैं और कहते हैं, आखिर ये सब किसने करा और तुम लोग खून की उल्टियां क्यों कर रहे हो? और यार क्योंकि ये लोग खून की उल्टियां कर रहे होते हैं तो आप समझ ही सकते हो खून की उल्टियां कराने का स्पेशलिस्ट कौन है। अभी जो 3 बंदे यहाँ पे हैरानी में खड़े होते हैं इनको आवाज आती है, ओए जरा ऊपर देख। और ये लोग अपने सामने देखते हैं, इनको दिखती है एक लड़की, वो होती है मैरी किम। और यार आपको बता दूं, मैरी किम भी एक बहुत अच्छी फाइटर है। ये लोग अपने मन में बोल रहे होते हैं कि क्या इस लड़की ने इन सबको मारा है? लेकिन तभी ये लोग अपनी नजर थोड़ी सी ऊपर घुमाते हैं और ऊपर बैठा होता है जीता जागता हैवान विंजिन बिना चश्मे के। विंजिन कहता है, स्वागत है, क्या तुम लोग भी पूरी रात भर खून की उल्टियां करना चाहते हो? और विंजिन अपनी जगह से कूदता है इनको मारने के लिए। और ये लोग कहते हैं, आखिर तुम कौन हो? और इसके अगले सीन में हम देखते हैं जो लोगन ली होता है उसकी भी हॉस्टल गैंग के बंदों से फाइट हो रही होती है। ये लोग लोगन ली को डंडों से मार रहे होते हैं, लेकिन लोगन ली को उनका कोई भी असर नहीं हो रहा होता। और ऊपर से लकड़ियां लोगन ली के लग के टूट रही होती हैं। हॉस्टल गैंग के बंदे बोल रहे होते हैं, ये एक राक्षस है, इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और यार लोगन ली ने भी इन बंदों की अच्छे से धुलाई करी होती है और कुछ बंदों को वो भी घसीटता हुआ ला रहा होता है। और अगल बगल के छपरी बोल रहे होते हैं, आखिर ये कहाँ से आया, आखिर ये सुअर है कौन? और यार जो लोगन ली होता है अभी काफी ज्यादा गुस्से में होता है, क्योंकि हॉस्टल गैंग ने सोशल मीडिया में हानिल की फोटो भी अपलोड करी थी और उसके ऊपर लिखा था कि मैं अपनी स्टॉकिंग्स बेच रही हूँ। और लोगन ली को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती कि उसके अलावा हानिल के साथ कोई ऐसा करे। लोगन ली अभी इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो कतई इन लोगों को हल्क की तरह मार रहा होता है। लोगन चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हानिल के साथ सिर्फ मैं ऐसा कर सकता हूँ, सिर्फ मैं उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन तभी अचानक से ही लोगन ली का गुस्सा शांत हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है, 1 मिनट, मैं जो कुछ भी यहाँ पे हानिल के लिए कर रहा हूँ क्या वो इस चीज से खुश होगी? वो साली कुतिया, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं उसके लिए क्या करता हूँ। और ये बातें सोचते हुए लोगन उदास होकर एक जगह में बैठ जाता है। और जो हॉस्टल गैंग के छपरी होते हैं वो कहता है, हे लगता है ये थक गया है, चलो अभी हमारा सही वक्त है इसको मारने का। और अभी जब लोगन ली बैठा हुआ होता है तो 5 बंदे लोगन ली के डंडे ही डंडे बजाने में लगे होते हैं। लेकिन लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, शिट, आखिर मैं ये सारी चीजें हानिल के लिए क्यों कर रहा हूँ? क्या मेरी और हानिल के साथ में कोई ऐसी मेमोरी है जो मैं बोल सकूं कि हमने साथ में बहुत अच्छे पल बिताए थे? जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो हानिल और मेरी ऐसी कोई भी मेमोरी नहीं है। आखिर हानिल के लिए मैं हूँ क्या? लेकिन नहीं, मुझे और ज्यादा सोचना चाहिए। कम से कम एक तो ऐसी याद होगी जो मेरी हानिल के साथ बहुत ही अच्छी होगी। अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं देख सकता हूँ। और लोगन ली को याद आता है कि उसके पास जो एक तकिया थी उसको लोगन ली हानिल ही समझता था और उसके साथ लोगन ली की काफी अच्छी मेमोरीज थी। लोगन ली उस तकिया को हानिल समझ के उससे बातें भी किया करता था। लेकिन तभी लोगन को रियलाइज होता है कि वो पगला चुका है। लोगन चिल्ला के कहता है,
क्यों, आखिर क्यों? जब मैं हानिल के बारे में सोच रहा हूँ तो मेरे दिमाग में एक तकिया क्यों आ रही है? और लोगन ली को दोबारा से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हॉस्टल गैंग के बंदों को दोबारा से उड़ा उड़ा के मारने लगता है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दूसरी जगह का सीन। यहाँ पे भी हॉस्टल गैंग के बंदों की तुड़ाई हो रही होती है और जिस टकले ने हमारे डैनियल से मार खाई होती है वो अपने साथियों के साथ भाग रहा होता है और बोलता है, ये साला हरामी बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये अकेला ही हमारे सारे साथियों को मार रहा है। शिट, आखिर ये साला है कौन? एक मिनट, इस बंदे के कान बहुत ज्यादा बड़े हैं। लेकिन तभी जो हमारा जेस होता है उड़ता हुआ आता है और इस टकले की गर्दन में एक लात मारता है और कहता है, अबे टकले, मेरा नाम कान नहीं है, मेरा नाम है जेस पार्क। इसके बाद जब जेस इन लोगों की धुलाई कर देता है, जेस इनसे पूछता है, हे, क्या तुम लोगों ने एक 18 साल के लड़के को देखा है जो दिखने में अपनी उम्र से काफी ज्यादा बड़ा लगता है? मैं वास्को भाई को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि उन्होंने अपनी एक बेघर लोगों की गैंग बनाई है। वास्को भाई भी यहाँ पे हॉस्टल गैंग को ढूंढने के लिए आ रखे थे। इसके बाद ये टकला अपनी गर्दन में हाथ लगा के कहता है, लंबे कान वाले, अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बेवकूफ कहीं के, हम जानते थे तुम लोग हमें ढूंढने जरूर आओगे और इसीलिए हमने पहले ही तुम्हारे लिए पूरा का पूरा बंदोबस्त करके रखा है। हमारे दूसरे ग्रुप के डैड्स भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अब तो बच के नहीं जा सकता। और अभी हम देखते हैं जेस के सामने काफी सारे लोग और आ चुके होते हैं जेस से फाइट करने के लिए। इसके बाद टकला कहता है, तो बड़े कान वाले, आखिर तू है कौन और तुझे कैसे पता कि हम हॉस्टल गैंग हैं? लेकिन तभी जेस के पीछे से उसके साथ के बंदे आते हैं और जेस को एक कोट पहनाते हैं जो कि एक डिटेक्टिव का कोट होता है। जेस स्टाइल में कहता है, सॉरी, लेकिन मैं जानता था कि तू ये बात जानता होगा कि तेरे बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ। वैसे तुम लोग काफी ज्यादा चालाक हो, लेकिन अभी तुम्हारे सामने पार्क फैमिली का 32वां वंशज खड़ा है। और ये लोग जेस की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जेस पुराने जमाने की एक सिगार जलाते हुए कहता है, अपने बॉस या फिर मैं कहूँ बिग डैडी, उसको जाके बता दे कि बर्ड नकल यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो बिग डैडी होता है वो जोहान को कह रहा होता है, मैंने सुना तेरे ही साथियों ने तेरे सर पर रॉड मार दी थी, क्या तू उस वजह से पागल वागल हो चुका है क्या? और साथ ही साथ में वो कौन सी गैंग है, बर्ड नकल, खैर जो भी उसका नाम है, उन्होंने भी तुम लोगों की धज्जियां उड़ाई थी और उसके ऊपर से जो तेरी गैंग है उन सब ने तुझे धोखा दे दिया। तेरे साथ इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तेरा दिमाग अभी ठिकाने में नहीं आया और जरा देखो अब तू ढूंढ रहा है गन को। इसके बाद जोहान गुस्से में कहता है, मैंने तुझसे बस एक सवाल पूछा था, गन कहाँ है? इसके बाद बिग डैडी कहता है, तो अब तू अपने मालिक को ढूंढ रहा है जिसने तुझे ठुकरा दिया है। तूने अपने मालिक को फाइट में हरा के उससे उसकी जगह लेने की कोशिश करी थी, है ना? लेकिन सच में गन ने तेरी बहुत ही ज्यादा जम के तोड़ी थी, लेकिन अभी भी तेरा दिमाग ठिकाने में नहीं आया है। क्या तू इतना ज्यादा पागल अपनी माँ की आंखों की वजह से हुआ है? और ये सुनते ही जोहान एक लात घुमा के मारता है ओली वैंग की गर्दन में। जोहान कहता है, तू बहुत ज्यादा बोलता है, क्या तू चाहता है गन से पहले मैं हॉस्टल गैंग की धज्जियां उड़ा दूं? अभी ओली वैंग की नाक से जोहान की लात की वजह से खून निकल रहा होता है, लेकिन फिर भी ओली वैंग स्माइल के साथ कहता है, जोहान तू पहले से भी काफी ज्यादा क्यूट हो चुका है, लेकिन क्या तुझे पूरा यकीन है तू ये सब कुछ अकेला कर सकता है? जोहान कहता है, क्या अकेला? आखिर तू ये क्या बकवास कर रहा है? मैं शुरू से ही अकेला था। और जोहान ओली वैंग का हाथ पकड़ के उसको हवा में घुमा देता है। और ये जो अटैक अभी जोहान ने ओली वैंग के ऊपर करा है, यही अटैक गन ने हमारे जोहान के ऊपर भी एक बार करा था। और बस हमारा जोहान भी डैनियल की ही तरह बहुत ही अच्छे से किसी भी मूव को कॉपी कर सकता है और इसीलिए जोहान ने इस मूव को भी कॉपी कर लिया होता है। ओली वैंग हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, अबे साला, ये तो आकिडो फाइटिंग स्टाइल है। आखिर इस राक्षस ने इस तरह से फाइट करना कब सीखा? और ओली वैंग किसी बिल्ली की तरह अपने आप को जमीन में लैंड करवाता है और कहता है, ये अब काफी ज्यादा दिलचस्प हो रहा है। तुझे लगता है तुझ जैसा एक छोटा सा कुत्ता पूरी हॉस्टल गैंग को अकेला ही संभाल सकता है? इसके बाद जोहान कहता है, क्या तेरा मतलब आधी हॉस्टल गैंग से है ना? अब गन तेरे साथ नहीं है और मुझे पूरा यकीन है उसे तुझे देख के बहुत ज्यादा हंसी आएगी जब वो तेरे माथे में ये नकली एच का साइन देखेगा। तो हॉस्टल गैंग का लीडर बनने में नाकामयाब रहा है, ढक्कन कहीं के। ओली वैंग गुस्से में कहता है, तो साले मादर। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है हरामी जिन जैंग की। जिन जैंग ताली बजाते बजाते यहाँ पे आता है और कहता है, हॉस्टल गैंग का ओली वैंग और गॉड डॉग का जोहान, अब तुम दोनों के दोनों लड़ाई करना बंद करो, काफी समय हो गया है जब से हम तीनों इस तरह से मिले हैं। ओली वैंग कहता है, अबे तू तो जिन जैंग है गॉड डॉग का, क्या तूने वापस से जोहान से दोस्ती कर ली है? लेकिन जिन जैंग को देखते ही जो हमारा जोहान होता है ब्रॉली की तरह सीधा टूट पड़ता है जिन जैंग को मारने के लिए। और ये देख के ओली वैंग कहता है, मुझे लगता है इन दोनों की दोस्ती नहीं हुई है। लेकिन जैसे ही जोहान का मुक्का जिन जैंग के पड़ता, एक बंदा जोहान का हाथ पकड़ लेता है और ये बंदा होता है बिग डील का जेरी, जो की फाइट में इतना ज्यादा खतरनाक है कि जेक किम इसको खुद से कंपेयर करता है फाइटिंग के मामले में। जेरी जोहान का हाथ पकड़ के कहता है, वो गॉड डॉग का जिन जैंग नहीं है, अब वो बिग डील का जिन जैंग है। और ओली वैंग जेरी को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये बंदा यहाँ पे, ये तो जेक किम की तलवार है। मतलब कि आसान शब्दों में कहूँ तो ओली वैंग को भी पता है कि जेरी कितना ज्यादा ताकतवर है। जेरी कहता है, अब जिन जैंग मेरे बॉस जेक के लिए काम करता है। लेकिन तभी हमारा गर्म दिमाग वाला जोहान एक लात मारता है जेरी की गर्दन में। जोहान कहता है, मेरे रास्ते में मत आ,
क्या तू चाहता है तेरे चेहरे पे मैं एक और निशान बना दूं? लेकिन यार कमाल की बात तो ये होती है कि जेरी ने जोहान की लात को पकड़ लिया होता है और यही लात जब हमारे जोहान ने ओली वैंग के मारी थी तो ओली वैंग भी इस लात से नहीं बच पाया था। इसके बाद जेरी गुस्से में अपना कोट निकालते हुए कहता है, तुम जोकरों को मैंने सिर्फ अकेला इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मेरे बॉस जेक ने मुझे मना करा था तुम्हें मारने से, लेकिन आज जो बात मैं तुमसे यहाँ पे करने के लिए आ रखा हूँ वो बात ठीक से नहीं होगी। तो जेक ने मुझे परमिशन दी है कि मैं तुम सबको जान से मार डालूं। हान होता है भुक्कड़ों की तरह खाना खा रहा होता है और जिनजैंग ओली वैंग को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ओली वैंग सच में कितना कमाल का इंसान है। जो इंसान अभी अपने गुस्से से बस फूटने ही वाला था, इसने उस इंसान को खाना दे के चुटकियों में शांत कर दिया। क्या ऐसा करके ओली वैंग ये साबित करना चाहता है कि जो लोग बेघर लोगों की गैंग्स चलाते हैं वो बाकी सबसे अलग होते हैं? और जोहान को भुक्कड़ों की तरह खाना खाते देख ओली वैंग कहता है, आराम से मैं और मंगवा दूंगा। और ओली वैंग अपने मन में सोच रहा होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तू कितना भी गुस्सा हो जाए और तू कितना भी चिल्लाए, आखिरकार है तो तू घर से भागा हुआ एक लड़का ही ना। अगर तुम्हें खाने के लिए खाना और रहने के लिए छत मिल जाए तो तुम अपनी इज्जत के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, बिल्कुल एक ठुकराए हुए कुत्ते की तरह। लेकिन एक सेकंड, अगर ये मेरी गैंग ज्वाइन कर ले तो ये कितना बढ़िया होगा। इसके बाद ओली वैंग जोहान के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, क्या तुम्हें और खाना है? कैसा रहेगा मैं तुम्हारे लिए फ्राइड डम्पलिंग्स मंगवा दूं? जोहान गुस्से में ओली को कहता है, मुझे छू मत। ओली अपना हाथ हटाते हुए कहता है, अरे ठीक है। और ओली अपने मन में कहता है, अभी तो एक कुत्ता बस मुझे काटने ही वाला था। जोहान कहता है, और हाँ मेरे लिए और डम्पलिंग्स मंगवा। तो इसके बाद जब ये सारे के सारे लोग खाना खा लेते हैं और जेरी अकेले ही 15-20 किलो का खाना खा लेता है, जेरी कहता है, तो मुझे लगता है अब हम सब बात करने के लिए तैयार हैं, चलो बात करते हैं। इसके बाद जिनजैंग कहता है, तो असल में मैं यहाँ पे तुम लोगों की मदद करने के लिए आया हूँ। लेकिन जिनजैंग की बात सुन के जो हमारा जोहान होता है एक कटोरे का सारा सूप जिनजैंग के मुंह पे गिरा देता है और एक हाथ से जोहान खाना खाते खाते कहता है, अपनी बकवास बात के लिए बचा के रख, जब मैं तेरी अच्छे से तोड़ दूंगा। एक बार बस मैं खाना खा लूं उसके बाद तू मेरे हाथ से मरेगा। इसके बाद ओली वैंग कहता है, अबे साइको, मैं इसी के बारे में तो बात कर रहा हूँ। मैं तुझे कह रहा हूँ अगर तेरे पास कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए तो तू हॉस्टल गैंग ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता? देख जोहान, इन ढक्कनों की बातें मत सुन, ये दोनों के दोनों ढक्कन तो पूरे दिन भर जेक किम का पिछवाड़ा चूमते रहते हैं। और ये कहते हुए ओली वैंग एक लात मारता है जेरी के सर पे। लेकिन यार जैसा कि मैंने आपको बताया था, जेरी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जेरी इस लात को डॉच कर लेता है अपने हाथ से। ओली वैंग कहता है, जेरी क्या तुम जिनजैंग का भी पिछवाड़ा चूमने लगा है? क्या तेरे लिए जेक किम का पिछवाड़ा काफी नहीं था? इसके बाद जेरी कहता है, अपनी जवान संभाल के बात कर, अभी तू मेरे मालिक जेक किम के पिछवाड़े की बात कर रहा है, किसी मामूली पिछवाड़े की बात नहीं कर रहा है तू। इसके बाद जो जिनजैंग होता है, भले ही जोहान ने उसके मुंह पे सूप गिराया था लेकिन अभी भी जिनजैंग काफी ज्यादा शांत लग रहा होता है। जिनजैंग एक स्माइल के साथ एक सिगरेट निकालता है और कहता है, आखिर तुम सबके सब इतने ज्यादा नादान क्यों हो? सबसे पहले जोहान, मैं तुम्हें बताऊंगा कि गन इस वक्त कहाँ है। जिनजैंग बहुत ही स्टाइल में सिगरेट को अपने मुंह पे रखता है और बस सिगरेट को जलाने ही वाला होता है और एक स्माइल के साथ कहता है, मैं जानता हूँ जोहान, तुम अभी भी गन को ढूंढ रहे हो और तुम्हें उसकी जगह चाहिए, तुम उसकी जगह पे आना चाहते हो, है ना? मैं तो ये भी जानता हूँ तुम ओली वैंग से मिलने यहाँ पे इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि गन इस वक्त कहाँ है। लेकिन जोहान, मुझे शक है कि ओली वैंग को भी ये नहीं पता कि गन इस वक्त कहाँ है। और जो जिनजैंग अब तक इतना ज्यादा स्टाइल दिखा रहा होता है, जो हमारा जोहान होता है फिर से एक कटोरे से सारा का सारा सूप जिनजैंग के फेस में गिरा देता है। जिनजैंग का सारा स्टाइल धरा का धरा रह जाता है। उसे भले ही अंदर से गुस्सा आ रहा होता है लेकिन वो गुस्सा अभी वो दिखा नहीं सकता। सूप गिराते हुए जोहान कहता है, अबे साले तू क्या बोलने की कोशिश कर रहा है बे? इसके बाद जिनजैंग कहता है, अगर तू मेरे साथ सही से रहेगा तो मैं तुझे सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि गन इस वक्त कहाँ है। और इस बात की चिंता मत कर कि जेक इस बारे में क्या सोचेगा, मैंने जेक को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। जोहान कहता है, अब तो बिग डील का एक हिस्सा है तो तूने जेक को इस बारे में क्यों नहीं बताया? इसके बाद जिनजैंग कहता है, अभी वो जेल के अंदर है, उसको ये सारी बात बताने का कोई भी फायदा नहीं है। जोहान कहता है, अबे साले, मुझे बताने से आखिर तुझे क्या हासिल होगा? तू मुझे ये सारी बातें क्यों बताएगा? इसके बाद जिनजैंग फिर से स्टाइल में एक सिगरेट निकालता है और एक स्माइल के साथ कहता है, मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, मैं बस छोटी छोटी चीजें हासिल करना चाहता हूँ। मुझे वास्को चाहिए, हाँ मैं बर्न नकल से दोबारा से मिलना चाहता हूँ। मैं तुझे गन के बारे में जानकारी दूंगा और तू मुझे अपनी ताकत देगा। वैसे भी बर्न नकल गॉड डॉग की भी तो दुश्मन थी, है ना? इसके बाद जिनजैंग स्टाइल में लाइटर जलाता है और कहता है, अब बात करते हैं इस पागल ओली वैंग की। तो ओली वैंग, तू गन के साथ सिर्फ इसलिए बना के रख रहा था क्योंकि तेरे पास ये करने का बस एक ही कारण है और वो ये है, जो गन है वो भी हॉस्टल गैंग के असली एच वाले मेंबर को ढूंढ रहा है, यानी कि हॉस्टल गैंग का असली बंदा। ओली वैंग, तू भी उसको ढूंढ रहा है ना? जिसको तू ढूंढ रहा है तुझे उसकी जरूरत है ताकि तू अपनी गैंग को पूरा कर सके। और यार अभी जिनजैंग ने ठीक से सिगरेट जलाई भी नहीं
होती है और इस बार ओली वैंग जिन जैंग के मुंह पे सूप फेंक के मार देता है। मतलब कि जिन जैंग की यहाँ पे घनघोर बेइज्जती हो रही होती है। वो हर बारी स्टाइल दिखाते हुए सिगरेट पीने की कोशिश कर रहा होता है और हर बारी कोई ना कोई उसके फेस पे सूप गिरा देता है। ओली वैंग कहता है, तू सच में जरूर कुछ ना कुछ जानता है, क्योंकि अगर तुझे कुछ नहीं पता होता तो तू मुझसे ऐसी बात नहीं करता। और जिन जैंग के मुंह पे बार बार सूप गिरता देख जो जेरी होता है वो कहता है, तुम छोटे छोटे कीड़ो जिन जैंग की बात इस तरह से सुनो जैसे कि तुम्हें जेक ये सारी बातें बोल रहा है। लेकिन जिन जैंग जेरी को रोकते हुए कहता है, जरा इस बारे में सोचो ओली वैंग। और तुम्हें क्या लगता है डोमिनिक मिन हॉस्टल गैंग को ढूंढता ढूंढता क्यों आया था? ओली वैंग कहता है, क्या वो तो इंटरव्यू देने के लिए आया था। जिन जैंग कहता है, उसने इंटरव्यू का बहाना बनाया था क्योंकि हॉस्टल गैंग एक बहुत ही सीक्रेट जगह पे है। लेकिन तुम लोगों ने तो डोमिनिक मिन की कोई बात ही नहीं सुनी। तेरे दो अंकलों ने मिलके डोमिनिक मिन की चटनी बना दी मार मार के। इसके बाद जिन जैंग फिर से स्टाइल में सिगरेट जलाते हुए कहता है, डोमिनिक मिन हॉस्टल गैंग में इसलिए आया था क्योंकि डोमिनिक मिन ही वो बंदा है जो हॉस्टल गैंग के उस खोए हुए इंसान से मिला था। तूने सही सुना ओली वैंग, उसने एली जैंग को ढूंढ लिया है। और यार एली जैंग का नाम सुनते ही ना जो ओली वैंग होता है वो काफी ज्यादा हैरान और गुस्सा लग रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम उन दो लड़कियों को देखते हैं जिनको वैरन और सैली अपने साथ ले गए थे। वैरन ने इन दोनों लड़कियों को एक छोटी सी जॉब दिला दी होती है जहाँ पे इन दोनों लड़कियों को कस्टमर्स को खाना बेचना होता है। और इन दोनों लड़कियों के यहाँ पे आने से जो खाना होता है वो काफी ज्यादा बिकने लगता है पहले से। जो कस्टमर्स होते हैं इन दोनों लड़कियों को देख के कहते हैं, वो ये लड़कियां सच में काफी ज्यादा क्यूट है, ये पक्का अपने डैड की हेल्प कर रही होंगी खाना बेचने में। अब से मैं तीनों समय का खाना खाने यहीं पे आऊंगा। और जो बंदा यहाँ पे खाना बना रहा होता है एक कस्टमर उसको देख के कहता है, लेकिन इन दोनों लड़कियों की शक्ल अपने बाप से बिल्कुल भी नहीं मिलती। और जो बंदा खाना बना रहा होता है वो कहता है, चलो शुक्र है कोई यहाँ पे मेरी हेल्प करने के लिए आ गया। इसके बाद जो एक खाना बनाने वाला अंकल होता है वो कहता है, वैरन तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरी वजह से मेरी सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गई है। वैरन एक हल्की सी आवाज में कहता है, इस दुनिया में तुम्हें काफी ज्यादा मेहनत करनी होती है। इस दुनिया में लोगों के चेहरे बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। लोग एक दूसरे को उसके चेहरे से ही जज करते हैं। और देखो मैंने तो आपको ये बात साफ साफ कही है, लेकिन वैरन ये बात बिल्कुल भी क्लियरली नहीं कहता। और जो बंदा खाना बना रहा होता है वो कहता है, वैरन क्या तू थोड़ा सा साफ बोलने की कोशिश करेगा? वैसे वैरन ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा क्यूट है, मुझे यकीन नहीं होता ये दोनों घर से भागी हुई है। और यार जितने भी कस्टमर्स होते हैं ना वो जानबूझ के इन दोनों लड़कियों से किसी न किसी बहाने से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे कि प्लीज क्या आप मुझे थोड़ा सा और सॉस दे दोगी। और इन दोनों लड़कियों की हमेशा हंसने की आदत तो होती ही है और इस वजह से कस्टमर्स को ये दोनों और ज्यादा पसंद आ रही होती हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा वास्को भी यहीं पे होता है। वो वैरन को कहता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा चेहरा देख के तुम्हारे बारे में राय बना ली थी। मुझे लग रहा था तुम कोई गैर कानूनी तरीके का बिजनेस करते हो, मुझे नहीं पता था तुम इस बिजनेस की बात कर रहे थे। और शैली कहती है, देखा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था। वास्को कहता है, मुझे माफ करना वैरन, मैं तुम्हारे बारे में गलत था। और वैरन अपने मन में कहता है, मुझे माफ करना तुम भी, मैं भी तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा था। मतलब कि यार ये जो वैरन बंदा है ना ये इतना ज्यादा कम बोलता है कि सामने वाले बंदे को वो अपने मन ही मन में जवाब दे रहा है। शैली वैरन को कहती है, अबे अब क्या तू उससे अपने मन ही मन में बात करेगा, अपने मुंह से बाहर बोल। लेकिन वैरन फिर भी अभी अपने मन में सोच रहा होता है, जब मेरी वास्को के साथ थोड़ी सी झड़प हुई थी उसके बाद से मेरे हाथ अब तक सुन है। क्या वास्को ठीक होगा? ये इंसान सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। लेकिन यार वास्को को घंटा फर्क नहीं पड़ा होता। वास्को के लिए ऐसी ताकत लगाना बहुत ही आम बात है। और अभी हम देखते हैं वैरन और वास्को ने दोनों ने अपने हाथों के नीचे एक एक बंदे को दबा रखा होता है जिनकी हालत अभी बहुत ज्यादा खराब होती है। और यार ये दोनों के दोनों बंदे कोई ऐसे वैसे बंदे नहीं होते। किसी टाइम पे ये दोनों के दोनों गॉड डॉग के ओल्ड बॉयज कहलाते थे, जिनकी गॉड डॉग गैंग में बहुत ज्यादा इज्जत थी क्योंकि ये काफी ज्यादा ताकतवर थे। यानी कि है इनमें से एक का नाम होता है इवान पार्क और दूसरे का नाम होता है होप पार्क। इवान पार्क बोल रहा होता है, मेरा गला गला मेरा गला। और होप पार्क जिसका कंधा अभी हमारे वास्को ने पकड़ा होता है वो कहता है, मेरा कंधा, मुझे काफी दर्द हो रहा है। इसके बाद वैरन वास्को को कहता है, मिस्टर क्या आप इन लोगों को जानते हो? ये गॉड डॉग के मेंबर्स हैं। वास्को कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं सारे के सारे बुरे लोगों को सजा दूंगा। और इवान पार्क अभी दर्द से कराहते हुए अपने मन में सोच रहा होता है, तो ये है हॉस्टल गैंग बी। और ये बंदा हॉस्टल गैंग बी की जान, रिवर साइड ईस्ट का इनविंसिबल वैरन चे। मतलब कि यार ये जो वैरन बंदा है ना, लोग इसको सिर्फ वैरन नहीं, इसको लोग इनविंसिबल वैरन कहते हैं। जैसे कि टोक्यो रिवेंजर में सबके सब माइकी को कहते हैं इनविंसिबल माइकी। और लोग वैरन को इनविंसिबल कहते हैं, इसका मतलब वैरन सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद इवान पार्क अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, हम अब गॉड डॉग में नहीं है, हमने अब बिग डील गैंग ज्वाइन कर ली है, हमें यहाँ पे जिन जैंग ने भेजा है। और होप पार्क अभी अपने मन में सोच रहा होता है, इवान और मैं यहाँ पे दोनों साथ में आए क्योंकि हम दोनों को यहाँ पे इनविंसिबल वैरन से बात करने आना था। लेकिन आखिर वैरन के साथ ये दाढ़ी वाला बंदा कौन है? क्या अब हॉस्टल गैंग बड़े लोगों को भी अपने गैंग में मिलाने लग गए हैं? होप कहता है, तो तुम्हें हम लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए,
हम तुम्हारे लिए यहाँ पे एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। इसके बाद शैली कहती है, 1 मिनट, क्या तुम्हें जिनजैंग ने भेजा है और तुम हमें यहाँ पे कोई बहुत ही जरूरी बात बताने के लिए आए हो? होप पार्क कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, उसने मुझे तुम्हें ये बताने के लिए कहा था कि उसको एली जैंग मिल गया है। और यार एली जैंग का नाम सुनते ही यहाँ पे सबके सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और जो हमारा वैरेन होता है वो तो इतना हैरान होता है कि वो इवान पार्क का गला और तेज से दबा देता है। वैरेन बहुत ही गुस्से में अपने मन में कहता है, अब यहाँ से एक शब्द आगे बोलने से पहले सोच के बोलियो कि तू क्या बोल रहा है। इसके बाद होप पार्क कहता है, जिनजैंग ने हमें ये भी कहने के लिए कहा है अगर तुम हमारे साथ तमीज से पेश आओगे तो तुम्हें हम एली वैंग का पता बता दें, अगर तुम हमारे साथ तमीज से पेश आओगे तो हम तुम्हें बता देंगे। तभी वास्को कहता है, तुम इतना ज्यादा हीरो क्यों बन रहे हो एली जैंग का नाम लेके, आखिर इसमें क्या बड़ी बात है? एली जैंग को तो मैं भी जानता हूँ, तुम सबके सब लोग मुझे तुम कम मत समझो, मैं भी काफी ज्यादा समझदार हूँ। और यार वास्को को छोड़ के यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं वास्को की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इन लोगों के लिए एली जैंग एक बहुत ही ज्यादा जरूरी इंसान है जिसको ये लोग काफी समय से ढूंढ रहे हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे डैनियल और जैक को, जिनके सामने अभी हॉस्टल गैंग के 2 अंकल खड़े होते हैं, और इन दोनों अंकलों ने अपने बंदों को आवाज मारी होती है, और जैक और डैनियल बहुत ज्यादा हैरान होते हैं ये सोच के कि अभी यहाँ पे बहुत सारे बंदे आने वाले हैं, लेकिन 5-10 सेकंड इंतजार करने पर भी यहाँ पे कोई भी नहीं आता। और ये दोनों अंकल अपने मन में सोच रहे होते हैं, आखिर ये क्या हुआ, आखिर वो लोग आ क्यों नहीं रहे हैं, क्या उनके साथ कुछ हुआ है? और यार जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारे विनजिन, जेस और लोगन ली ने इन सब की मार मार के धज्जियां उड़ा दी होती हैं, इसीलिए जितने भी ये बंदे होते हैं यहाँ पे नहीं आ रहे होते हैं, या फिर कहें नहीं आ सकते। इसके बाद जैक गुस्से में कहता है, तुम सालो हरामखोरो, हमारे साथ फालतू की बकवास मत करो। और साथ ही साथ हम देखते हैं जैक के पीछे की जो दीवार होती है उसमें हल्के हल्के क्रैक आ रहे होते हैं, और उसके 1 सेकंड बाद ही वो दीवार तोड़ के एक बस इस जगह के अंदर घुस जाती है, और जैक बस इस बस से टकराने ही वाला होता है, लेकिन जैक बाल बाल बचता है। जैक अभी जमीन में गिरा होता है और हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, क्या एक बस? और यार इस बस को यहाँ पे लेके आया होता है जेम्स पागल। जेम्स कहता है, क्या हुआ बे, क्या इससे पहले तूने किसी बस को उड़ते हुए नहीं देखा है ढक्कन कहीं के? तू सच में बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है, मैं तुझे आज जान से मार डालूंगा। और डैनियल को भी यहाँ पे खड़ा देख जो जेम्स होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो वही बंदा है जो तीसरे माले से मेरे साथ गिरा था। और अभी जब जैक और डैनियल का ध्यान इस बस के ऊपर होता है, तभी जो हॉस्टल गैंग के दोनों अंकल होते हैं दोनों के दोनों एक एक मुक्का मारते हैं जैक और डैनियल के मुंह पे। ये दोनों के दोनों अंकल कहते हैं, तो बिग डैडी ने इसको यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए भेजा है, अब हम 3 हैं और ये सिर्फ 2। ये बंदा सच में कमाल का है, इसको क्रिएटिविटी के लिए भी फुल मार्क्स मिले थे। लेकिन यार जेम्स को कोई भी मतलब नहीं होता कि यहाँ पे कौन कौन लोग हैं। जेम्स तो पूरी तरह से पागल होता है। जेम्स बस को दोबारा से स्टार्ट करता है और जैक को कुचलने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। जेम्स कहता है, अबे सालो तुम सब कौन हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, आज इस हरामखोर को मैं खुद जान से मार डालूंगा। और जो जैक होता है वो बस से टकरा के बस मरने ही वाला होता है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, लगता है ये मेरा आखिरी पल है। लेकिन तभी अचानक से हमारा डैनियल यहाँ पे आता है और जैक को धक्का दे देता है और खुद बस के सामने आ जाता है। जेम्स डैनियल को देख के अपने मन में कहता है, डैनियल पार्क, तू साले हरामखोर, तुझे हमेशा मरने की इतनी ज्यादा जल्दी क्यों रहती है? और यार जैसे ही हमारा डैनियल बस से टकराने वाला होता है, एक बंदा बाइक में कांच तोड़ता हुआ आता है और डैनियल को फटाक से उठा के बस के आगे से हटा देता है। डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये कौन है? इसके बाद जो ये बाइक वाला बंदा होता है डैनियल को उसका कोट पहनाता है जो डैनियल ने पहले फेंक दिया था यहाँ पे आते हुए। डैनियल अपने मन में कहता है, ये तो वही कोट है जो मैंने यहाँ आते हुए फेंक दिया था। इसके बाद बाइक वाला बंदा अपना हेलमेट निकालता है और ये और कोई नहीं बल्कि ये होता है जे, लू किस्म का सबसे ज्यादा कूल बंदा। और पर्सनली जे यार मुझे सच में काफी ज्यादा पसंद है, ये बंदा कमाल का है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर जे यहाँ पे कैसे आया, उसको इस जगह के बारे में कैसे पता चला? और यार अभी जो डैनियल होता है हल्का सा कांच लगने की वजह से उसके फेस में हल्का सा स्क्रैच भी आ जाता है। और अभी जो पागल जेम्स होता है वो गुस्से में कहता है, डैनियल पार्क, अगर तू दोबारा से मेरे रास्ते में आया तो इस बारी सिर्फ खरोंच मार के मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, इस बारी मैं तुझे लंबे समय के लिए कोमा में भेज दूंगा। लेकिन भाई लोग जरा सोचो, जब हमारा डैनियल पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो जे को सच में सबसे ज्यादा चिंता हुई थी हमारे डैनियल की। और उसी हादसे के बाद से जे ने सोचा था कि वो बाद में फ्यूचर में एक डॉक्टर बनेगा, ताकि आगे कभी डैनियल को कोई भी परेशानी हो तो वो डैनियल का इलाज खुद अपने हाथों से करे। और उसी डैनियल को मारने की कोशिश अभी जेम्स कर रहा होता है हमारे जे के सामने। और अभी पूरे लोकेशन में मैं पहली बार जे के फेस में गुस्सा देख रहा हूँ। जेम्स को देख के अभी हमारे जे का मूड खराब हो चुका होता है और पक्का अगले एपिसोड में जेम्स हमारे जे से पिटने वाला है। तो भाई लोग अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।